गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वॉलंटरी रिटर्न ऑफ इनकम, और आज हम सेकंड पॉइंट पर आए हैं, दैट इज़ कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम। तो नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये हमारे लिए कंपल्सरी रहेगा और किस सिचुएशन में रहेगा रिटर्न फिल करना। उसमें हम एक पॉइंट देखेंगे कि अगर एसएससी को अपनी इनकम पर अपनी इनकम के लिए रिटर्न भरना चाहिए था और उसने फिल नहीं किया, राइट। अगर उसकी इनकम मान लीजिए मैक्सिमम जो टैक्सेबल लिमिट थी, या जो भी आपको मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, तो ऑब्वियसली अब जैसे फर्म है, फर्म को अपनी रिटर्न हर हालत में भरनी है, कंपनी को अपनी रिटर्न हर हालत में भरनी है, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो असेसिंग ऑफिसर उन्हें एक नोटिस देगा, ठीक है। उस नोटिस के अंदर टाइम लिखा गया होगा कि आपको इतने टाइम के अंदर अपनी रिटर्न फिल करनी है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि अगर आपको रिटर्न भरनी चाहिए थी और आपने फिल नहीं की है, देन यू विल बी सर्व्ड अ नोटिस फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर, ओके, एंड द टाइम हैज़ बीन मैंशनड इन दैट नोटिस। उस नोटिस में टाइम मेंशन किया गया होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको ये रिटर्न फिल करनी है। एक बात तो ये हो गई क्लियर। दूसरी बात कि आपके ऊपर एक इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा अंडर सेक्शन 234A, ठीक है। ये इंटरेस्ट सिर्फ उन लोगों पर लगाया जाता है जो रिटर्न फिल नहीं करते, जो स्टार्टिंग में जो रिटर्न उनको वॉलंटरी रिटर्न भरनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं भरी, तो वो नोटिस की वजह से जब वो भरेंगे तो जितना लेट हो गया वो टाइम, यानी कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल की ड्यू डेट 31 जुलाई है और आपने नहीं भरी, तो आपको एक नोटिस आएगा। मान लीजिए 3 महीने का नोटिस आपको दे दिया, तो जुलाई आपकी ड्यू डेट थी 31 जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपको अक्टूबर तक का 30 अक्टूबर तक का टाइम मिला है। तो आपने जितना लेट, ऑब्वियसली आप मान लीजिए आप 10 दिन के बाद ही रिटर्न भर देते हो इस नोटिस के मिलने के बाद। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे 3 महीने के बाद ही भरो। उनका कहने का मकसद ये है कि उन्होंने आपको एक टाइम दे दिया है कि आपको इतने महीने में तो रिटर्न हर हालत में भरनी है, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो ओरिजिनल रिटर्न भरने का टाइम था वो 31 जुलाई था और आप लेट हो गए, ठीक है। तो आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने और मैक्सिमम 3 महीने, ठीक है ना, वो 3 महीने जो आपको नोटिस में पीरियड दिया गया होगा, तो उतना अगर आप उतने टाइम में ऑब्वियसली जितना भी आप टाइम लेते हो, तो जितना लेट रिटर्न आप फिल करोगे उतने पीरियड का आपकी इनकम, जो भी आपके इनकम उसमें शो की जाएगी, उसके ऊपर टैक्स उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट जो है आपके ऊपर 234A के अंडर किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास, और रिटर्न भरने से रिलेटेड अब हमें ये बताया जा रहा है कि आपको रिटर्न कौन से फॉर्म में भरनी है, ठीक है। रिटर्न भरने के लिए बाकायदा हमारे पास कई तरह के फॉर्म हैं, ITR 1, 2, 3, 4, इसके अलावा भी हैं 5, 6, 7, ओके। तो 7 ITR फॉर्म होते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, 7 के साथ एक पर्सन को नहीं भरने हैं, हर पर्सन को एक ही ITR भरनी है। लेकिन वो ITR कौन सी होगी ये डिसाइड करेगी आपकी इनकम क्या है। अगर आपकी इनकम का नेचर अगर आपकी इनकम का नेचर मान लीजिए सैलरी से है, या फिर आपको पेंशन मिल रही है, या हाउस प्रॉपर्टी की, या डिपेंड करेगा, जैसी इनकम का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल करेंगे। उसका नाम है ITR। ITR 1, ITR का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, राइट। तो ITR 1 भी है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, राइट, 7 ITR हैं। अब क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये, और ये काफ़ी बड़ी टेबल दे रखी है, ये टेबल यहाँ तक जा रही है, तो काफ़ी लेंथी टेबल है। इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आपको लर्न करना होगा, राइट। कुछ चीज़ें जो बड़ी ट्रिक्स जिसमें हमें अपनानी पड़ती हैं,
तो एक तो तरीका यही है कि जैसे इसने टेबल दे दी है आपको वैसे के वैसे आपको लर्न करना हो, और अगर आपको लगे कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न दिस लॉन्ग लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ इनकम की जो लिस्ट है या जो आईटीआर के फॉर्म हैं तो बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा आप स्मार्ट तरीके से फंक्शन कीजिए। मैं आज इस पूरी लिस्ट को नहीं करवाऊंगी इस वीडियो में। इसका रीज़न ये रहेगा कि मैं आपको थोड़ा सा इसको पार्ट्स में करवाना चाहूँगी। कारण ये है कि ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए, स्पेस मिल जाए, आप इसको पार्ट्स में करेंगे तो आपका जो लर्निंग होगी वो थोड़ी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो नेचर ऑफ इनकम है, इसमें कई तरह की इनकम है और इसने हेड्स बना रखे हैं। जैसे हमें तो पता ही है कि हेड्स होते हैं 5, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। देयर आर वेरियस हेड्स। आप इसको हेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। इनकम, जैसे मान लीजिए मैं एक हेड लेती हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, छोटा सा है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इनकम नहीं, आप देख सकते हो सिर्फ 3 टाइप की इनकम शो की गई है। जैसे सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इसको समझिए पहले इस पॉइंट में क्या कहा गया है, अभी इसको कोई रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। हम आज सिर्फ एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी लेंगे और 1-2 और हेड लेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में आप देख सकते हो 3 तरह की इनकम ले रखी है आपने। एक है इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन। जैसे मान लीजिए एक पर्सन जब रिटायर हो जाता है तो फिर उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है, अदरवाइज़ उसको सैलरी मिल ही रही है, राइट। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर पर्सन की जो है इनकम सैलरी से ही हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिज़नेस भी करते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सैलरी की ही इनकम लेंगे, हो सकता है कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी से भी गेन कर रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। फ़िलहाल मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारी इनकम सैलरी से है या पेंशन से भी हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, पेंशन भी हमारा सैलरी हेड में ही आता है, ठीक है। फैमिली पेंशन जो है ना वो अदर सोर्सेज में आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फैमिली पेंशन को तो हमने अदर सोर्सेज में रखा हुआ है और इस पेंशन को हम सैलरी में रखेंगे, ऐसा क्यों? ऐसे क्यों? इसका जवाब यही है कि जो ये पेंशन आप ले रहे हो वो आप अपने एम्प्लॉयर से ले रहे हो, राइट। तो आपका और आपके एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, राइट। द पेंशन वी आर गेटिंग फॉर फ्रॉम माई एम्प्लॉयर दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, राइट। लेकिन फैमिली के जो पेंशन मिलती है, मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ को जो पेंशन मिलती है या फिर बच्चों को जो पेंशन मिलती है, वो पेंशन एम्प्लॉयर से तो मिल रही है, लेकिन एम्प्लॉयर तो हस्बैंड का था ना, वाइफ का तो एम्प्लॉयर नहीं था या बच्चों का तो एम्प्लॉयर नहीं था, तो उनका रिश्ता तो वो नहीं रहा ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो उनके लिए तो वो एक अदर पर्सन है, इसीलिए उसको हम अदर सोर्सेज में काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए जी, फिर से आ जाते हैं वापस अपने पॉइंट पे, इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, फॉर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली अगर हम चेक करें तो एक पर्सन या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, राइट। तो अगर एक पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, सैलरी या पेंशन से उसकी इनकम है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सैलरी और पेंशन से है, और भी हेड्स की हो सकती है, पर हम उसको सिर्फ पहले ये मान के चल रहे हैं कि सैलरी और पेंशन से तो है ही, अब और हेड्स हैं वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो उसको चारों ऑप्शन मिले हुए हैं, ITR 1B, 2B, 3B, 4B, कोई भी ITR वो भर सकता है ना, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गई ये बात। अब दूसरे में फिर से वही आ रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, लेकिन ये पर्सन वो नहीं है जो पहले वाला था, ये है फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड फॉर नॉन रेजिडेंट। देखो, ठीक है, तो 3 तरीके मैंने बताए थे ना, पहला पर्सन तो ऊपर आ गया और दूसरा और तीसरा नीचे आ गया। अब यहाँ इन्होंने अपने रास्ते बंद कर लिए, नैरो कर लिए। उस पर्सन के लिए तो था कि आप कोई भी ITR भरो, लेकिन आपके लिए सिर्फ या तो आप ITR 2 भरोगे या आप ITR 3 भरोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एनी इंडिविजुअल हु इज़ ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, अच्छा आपको बता देती हूँ, डायरेक्टर को एम्प्लॉय नहीं मानते हम, राइट। डायरेक्टर की सैलरी अदर सोर्सेज में जाएगी, आपको ध्यान हो तो,
ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो सैलरी तो ले रहा है, हु इज़ ए डायरेक्टर इन ए कंपनी। इस केस में अभी यहाँ पे सैलरी तो वो ले रहा है, उसके लिए तो वो सैलरी है, ठीक है ना। पर हम उसको शो कैसे करेंगे, हम 2 और 3 में ही शो करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात क्लियर हो गई। 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट में एक तो सैलरी और पेंशन का हो गया और दूसरा डायरेक्टर की सैलरी हो गई। हु इज़ अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो पहले में ऑर्डिनरी है तो चारों हो गए, नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेजिडेंट होते ही याद रखिएगा ये पॉइंट बार बार आएंगे, एक दो जगह और भी आएंगे। तो आप जहाँ भी देखो ना कि 4 नॉट ऑर्डिनरी है, नॉन रेजिडेंट है, तो आप सीधा आइडिया 2 और 3 में ही जाओगे। ये आप याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। और डायरेक्टर के लिए भी 2 और 3 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं। तो एक हेड क्लियर हो गया ना हमारा, बहुत इजी था, इसमें तो कोई मुश्किल आई नहीं हमारे लिए। अब आ जाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या कहता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलेंगे। क्या? अगर आपकी इनकम या लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, उससे इनकम या लॉस एक्सक्लूडिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से इनकम या लॉस है, ठीक है, लेकिन उस केस में ये ध्यान रखना कोई भी ऐसा लॉस नहीं है जो पीछे से आगे आया हो, मतलब कोई कैरी फॉरवर्ड करके नहीं आया है। कोई लॉस या इस साल की तो हमारी इनकम भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये बात तो क्लियर हो गई ना। लेकिन कैरिड फॉरवर्ड कोई लॉस या लॉसेस नहीं है ये जिनको आपको सेट करना। एक्सक्लूडिंग कह रहा है, वो क्लियरली बोला उसने। हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं ना, पीछे हम आगे लेके जाते हैं और अगले 8 ईयर्स में हम उसको एडजस्ट करते हैं, राइट। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, ITR 1 2 3 4, ठीक है। अब आ जाओ आगे। इंडिविजुअल हैज़ ब्रॉड फॉरवर्ड। अब यहाँ पे देखिए, पहले में एक्सक्लूडिंग था, अब वो कहता है नहीं एक्सक्लूडिंग नहीं है, आपको दे रखा है कि भाई पीछे से आपके कुछ लॉसेस आ रहे हैं आगे जिनको सेट करना है, या आगे आप लॉसेस दे रहे हो जिनको अगले ईयर्स में सेट करना है। मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं आपके सामने, ओके। तो वही बात फिर से आपका ऑप्शन टाइट हो गया, 2 ही आपको ऑप्शन मिले, 2 और 3, ठीक है जी। चलिए जी, ओके। नेक्स्ट आ रहा है हमारा, दैट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ तक आपको कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सैलरी में 3 पॉइंट्स देखे मैंने, हाउस प्रॉपर्टी मैंने 2 पॉइंट्स देखे। सैलरी में आपको 2 तरह की तो सैलरी या पेंशन मिली, एक में पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी था, दूसरे में ऑर्डिनरी नहीं था। तो पहली वाली में 4 ऑप्शन है, दूसरी वाली में बीच के 2 ऑप्शन है, यानी 2 और 3 है, और डायरेक्टर के लिए भी बीच का ऑप्शन है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में मैंने बता दिया 2 ही चीज़ें हैं, अगर लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड हैं तो बीच के 2 ऑप्शन, नहीं तो 4 ऑप्शन, सिंपल, ठीक है ना। ये तो आपको अभी याद हो गया, मुझे इतना यकीन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब बिजनेस और प्रोफेशन में आपने देखा होगा कि कई तरह के बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बिज़नेस ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते हो, P&L अकाउंट बनाते हो, वहाँ से नेट प्रॉफिट लाते हैं, फिर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, फिर आपकी जो है बिज़नेस इनकम आती है, और फिर उसके बाद आप उसको टोटल इनकम में ऐड कर देते हो, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है वो, राइट। ऐसा होता है अगर नॉर्मल बिज़नेस है और कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं है, तो हमारे लिए ऑप्शन एक ही है, ITR 3, ओके, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। फिर आ रहा है इनकम फ्रॉम प्रिजम्पटिव बिजनेस। याद आ गया आपको? अगर आपने बिजनेस हेड अच्छे से किया है लास्ट ईयर में, लास्ट सेशन में, तो आपको ध्यान होगा कि हम कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे LIC एजेंट का कुछ जो कमीशन है, या फिर आप देखोगे कि जो हैवी व्हीकल्स में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, सामान कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और इस तरीके का उनका बिज़नेस है, वहाँ से जो उनकी इनकम आती है वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं उसका टैक्स।
एक तो टैक्स को कैलकुलेट करना एक सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से हो गया, एक प्रिजम्पटिव बेसिस पे जब आप इनकम भी उसकी निकालते हैं और उसके बाद उस पर टैक्स लगाते हैं। सेक्शन 3 है हमारे पास 44 AD, ADA एंड 44 AE, ये आप कर चुके हैं अच्छे से, और रिमाइंड करने के लिए आपको फिर से वो वीडियो देखना होगा। तो अगर आपका बिजनेस नॉर्मल है यानी इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, देन आपके पास ITR 3 है। अगर ऐसा नहीं है, प्रिजम्पटिव बेसिस पे है, ठीक है, तो ITR 4 है, ध्यान में रखना। और एक चीज़ और भी क्या कह रहा है, वो पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक बात हो गई होगी ना। रेजिडेंट का मतलब जहाँ पे भी आप वर्ड रेजिडेंट देखोगे इसका मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ओके, यहाँ तक बात ओके हो गई है हमारी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अभी बिजनेस का पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वो रेजिडेंट वाली बात की थी ना हमने, ऑर्डिनरी की। अब बस बात वही है, पॉइंट वही है, लेकिन पर्सन का स्टेटस चेंज हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया। यहाँ पर ऑर्डिनरी नहीं रहा, नॉट ऑर्डिनरी है और नॉन रेजिडेंट है। देन आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ITR 3 रहेगा। याद आ गया। इससे पिछले वाले में क्या था, ITR 4 था। उससे पिछले वाले में क्या था, ITR 3 था। इसका मतलब अगर मैं बिज़नेस को दोबारा से देखूं, एक बार फिर से देख लें बिज़नेस को। बिज़नेस में 3 पॉइंट आ गए, एक नॉर्मल बिज़नेस, एक इस सेक्शन के अंतर्गत रेजिडेंट के लिए, और एक इसी सेक्शन के अंतर्गत नॉन रेजिडेंट और उसके लिए। तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों 3 हैं, एक बीच वाला ऐसा है जो रेजिडेंट के लिए है, वो 4 पे आ रहा है, ITR 4 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। बस आज हम कैपिटल गेन और करेंगे, नहीं सॉरी, अभी एक पॉइंट रहता है भाई, हाँ, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए आप एक फर्म के पार्टनर हैं, अब आप बताइए पार्टनर बनकर आपको क्या क्या मिलता है। प्रॉफिट के अलावा वो तो मिलेगा ही ना, प्रॉफिट तो है ऑब्वियसली, प्रॉफिट के लिए तो आप गए हुए हो पार्टनर बनने, ठीक है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस है तो लॉस लेना पड़ेगा। तो उसके अलावा भी तो आपको कुछ कुछ मिलता है, जैसे इंटरेस्ट आपकी कैपिटल का, आपको सैलरी मिल सकती है अगर आप एक्टिंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर हो, बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट तो ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो अगर आप ऐसे केस में इस तरीके से शेयर प्रॉफिट का ले रहे हो, देन ITR 3 है। तो बिज़नेस में एक बात तो क्लियर हो गई कि 3 पॉइंट में तो ITR 3 है, और एक ही ऐसा बचा था जो स्पेशल था बड़ा, और वो स्पेशल कौन था, वो स्पेशल था प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो इनकम कैलकुलेट करते हैं और रेजिडेंट पर्सन के लिए जो करते हैं, वो ITR 4 में जाता है। देखिए दोबारा से ट्राई करें, ठीक है, ओके। तो 3 हेड क्लियर हो गए हमारे, बिजनेस हेड हो गया, और क्या हुआ, सैलरी का हो गया, और हमारा हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। एक और करते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आ जाओ, देखते क्या कहता है। टैक्स पेयर हैज़ हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैपिटल गेन हेड में अगर जो SSC है, ठीक है, अगर उसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं किसी भी टाइम पर, ऑब्वियसली अनलिस्टेड शेयर उसने इधर सेल परचेज़ किया होगा, तभी तो कैपिटल गेन अराइज हुआ ना। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ITR की। ITR कौन भरता है, डेफिनेटली ITR वो पर्सन भरेगा। देखा जाए तो ITR वही पर्सन भरेगा जिसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर होगी। हाँ, कुछ केसेस में ITR भरना अनिवार्य है, जैसे कंपनी के लिए मैंडेटरी है, जैसे फर्म के लिए मैंडेटरी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, टैक्स पेयर के पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम कभी भी रहे थे प्रीवियस ईयर में। इसने ये नहीं कहा बेचे हैं नहीं बेचे हैं, इसने तो सिर्फ इतना बताया अनलिस्टेड इक्विटी शेयर रहे थे उसके पास, ठीक है। ये एक बात होगी क्लियर। तो उसको ITR भरनी है, कौन सी भरनी है भाई, सेकेंड और थर्ड भरनी है, ठीक है। और फिर कहता है कैपिटल गेन। अब देखो यहाँ कह रहा है कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी। कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो गई, और मैं अगर शेयर्स सेल कर देती हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट सेल करना हुआ ना, और उसमें अगर मुझे कोई गेन या लॉस होता है तो मेरा कैपिटल गेन या लॉस हुआ। सिमिलरली अगर मैं कोई एसेट बेचती हूँ, प्रॉपर्टी बेचती हूँ, उस केस में भी आपका वही ITR 2 और 3 है। तो यहाँ तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि ITR चेंज ही नहीं हुई है, दोनों
केसेस में ITR 2 और ITR 3 है, राइट। यहाँ तक बात ओके है। अब बात करते हैं नहीं, अभी इसके बारे में और आगे मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसको अच्छे से देखिएगा। और जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ट्रिक तो यही है, वैसे तो सिंपल ही है, इसमें कोई ट्रिक है ही नहीं, बट थोड़ा सा एक इसको पॉइंट को आपको क्लियरली समझना है और इसको थोड़ा स्मार्टली देखना है। जैसे अब देखो यहाँ पर हमने देखा 2 पॉइंट ऐसे आए जिसमें चारों ऑप्शन है ना, कौन कौन से पॉइंट थे वो आप फटाफट दिमाग में बिठा लो। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन वाला जो ऑर्डिनरी के लिए था, और एक हाउस प्रॉपर्टी वाला जिसमें कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे ही नहीं। तो ये 2 ऑप्शन अभी मेरे पास आए। इसके अलावा अभी तक 4 वाला कोई और ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन अदर सोर्सेज में आया, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।